नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश में वन और वन्यजीव पढ़ेंगे, जिसको हमने दो हिस्सों में बांट कर रखा है। एक हो जाएगा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश में वन, और दूसरा टॉपिक हो जाएगा मध्य प्रदेश में वन्य जीवन, जिसमें हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर कोशिश रहेगी इस क्लास में कि हम चीज़ों को समझते हुए चलें। जो डेटा याद करने वाला है उसको आप अलग से लिख लीजिएगा। वो डेटा मैं आपको बताऊंगा कौन सा डेटा हमको लिखना है, क्योंकि देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या आपका कैसे फॉरेस्ट होते हैं, क्या उसका हमने क्लासिफिकेशन किया है, वो समझ में आ जाएगा। बस एक जगह दिक्कत जाती है, वो है डेटा की। तो डेटा हमको क्या करना पड़ेगा भाई, खुद याद करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए क्या करेंगे भाई, आप डेटा लिखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए तो हम देखेंगे क्या भाई, मध्य प्रदेश में वन। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि वन की डेफिनेशन क्या होती है, बताइए, कोई बताएगा। फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जंगल जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, किसको जंगल कहा जाता है, किसको फॉरेस्ट कहा जाता है? जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हो। क्या केवल इतनी डेफिनेशन है? जहां पर ज़रूरी नहीं है वाइल्ड लाइफ हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो तो भाई आपका अगर कहीं भी छोटा मोटा भी जंगल है तो वहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ होगा। समझिएगा, जब भी हम बात करें तो भाई आपका फॉरेस्ट की, अगर हम एक टेक्निकल या एक फॉरेस्ट की जो है वो ऑथेंटिक जो है वो हम डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे एक छोटी डेफिनेशन होती है भाई आपका ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो किससे घिरा हो भाई, आपका वृक्षों से घिरा हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, मतलब आपका एक वाइड एरिया जो किससे कवर्ड हो भाई, आपका ट्री से कवर हो, उसको क्या कहेंगे भाई, आपका फॉरेस्ट कहेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, विस्तृत एरिया जो है वो ध्यान रखना। छोटा एरिया नहीं चलेगा, क्या चलेगा भाई, आपका एक विस्तृत एरिया चलेगा। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है वो लगभग 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम जो है क्या मानते हैं भाई, आपका 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि जहाँ पर आपके वृक्ष हों उसको क्या कहेंगे भाई, हम आपका वन में काउंट करते हैं, फॉरेस्ट में काउंट करते हैं। जहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको हम फॉरेस्ट में काउंट नहीं करते हैं, उसको हम ट्री कवर में काउंट करते हैं। अभी जब आप आगे फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक आता है वन आवरण या एक आता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा आता है ट्री कवर या वृक्ष आवरण। तो 1 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि होती है जहाँ पर आपके पेड़ पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं उसको हम कहेंगे आपका क्या, वन कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भाई ध्यान रखना, मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में जनरेट होती है, 2023 की रिपोर्ट अभी आपकी आई नहीं है। ठीक, इसके अनुसार अगर हम बात करें, लास्ट रिपोर्ट आपकी 2021 में आई थी, और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं भाई, आपके फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। और कितने मिलते हैं तो भाई आपका 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर कौन है भाई, आपका छत्तीसगढ़ है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भाई देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका ध्यान रखिएगा 2.66% क्या है भाई, आपका वन क्षेत्र है ना। तो टोटल एरिया जो आपके भारत का है उस भारत का है लगभग 2.66% एरिया पर क्या है भाई, हमारे मध्य प्रदेश के वन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पर हम भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई आपके इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें मध्य प्रदेश के वनों का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, आपका 2.66% है। ये ध्यान रखना, हम भारत के वनों बस की बात नहीं कर रहे, हम पूरे भारत के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी आगे सब चीजें आएंगी। ठीक, चलिए फॉरेस्ट में सीधे अगर हम बात करें तो हमको देखना है, जो शुरुआत करनी है वो करनी है किससे भाई, आपका वनों के वर्गीकरण से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, वनों का वर्गीकरण देखना है, और यहीं पर आपको कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक, वर्गीकरण के ये आधार ध्यान रखना,
इसके अंदर के जो आपके टाइप्स हैं वो मैं आपको याद करा दूंगा, कहाँ पर कौन से मिल सकते हैं वो हम समझ लेंगे, लेकिन जो डेटा है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर हम वनों के वर्गीकरण की बात करें ना भाई साहब, तो वनों का वर्गीकरण जो है वो हमने कितने आधारों पर किया हुआ है भाई? 5 आधारों पर किया हुआ है। कहीं पर 4 आधार भी मिलेंगे, कहीं पर 5 मिलेंगे, आपको अलग अलग आधार देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? आपका क्लाइमेट बेसिस पर या ज्योग्राफिकल बेसिस पर हमने जो क्या किया है भाई? आपका डिवाइडेशन किया है या क्लासिफिकेशन किया है। दूसरा आधार कौन सा हो जाएगा? प्रादेशिक आधार पर या आपके रीजन बेसिस पर हो जाएगा। तीसरा स्पीसीज बेसिस पर हो जाएगा, प्रजाति के आधार पर हो जाएगा। चौथा एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो जाएगा भाई, प्रशासनिक आधार पर हो जाएगा। और उसके बाद वन विभाग के अनुसार हो जाएगा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार हो जाएगा। अब किसमें कौन कौन से होंगे वो देखते हुए चलते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जब हम वनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वनों का जो वर्गीकरण है भाई, ये हमने देखा कि हमने 5 आधारों पर बांटा हुआ है। पहला आधार कौन सा था भाई? अगर हम बात करें तो पहला आधार था आपका या तो भौगोलिक आधार पर, ध्यान रखिएगा भाई, या तो अगर हम बात करें किस आधार पर? आपका जलवायु के आधार पर। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज कि जब जलवायु के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु है। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आपका जो है वो ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलता है। ठीक, तो कौन से वन देखने को मिलते हैं? जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है, जहाँ पर सामान्य तौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक, लेकिन जहाँ पर उससे कम पानी गिरता है वहाँ पर क्या मिलेंगे? आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो भौगोलिक आधार पर या जलवायु आधार पर मध्य प्रदेश में जो आपको वन देखने को मिलेंगे वो पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो भाई ध्यान रखना होता क्या है कि 199 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ याद कैसे करना है। तो ध्यान रखना, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि मध्य प्रदेश में जो भी आपको वन मिलेंगे वो मिलेंगे कौन से भाई? आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जो भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा भाई? ध्यान रखना, आपको जो है वो पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे या जिसको हम क्या कहेंगे भाई? आपका डेसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक, अब पर्णपाती वन क्या होते हैं? ध्यान रखना, पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो पानी की कमी के कारण क्या करते हैं भाई? आपका अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपको चीज़ पता होगा कि भाई वृक्ष पत्तियां क्यों गिराते हैं? पानी की कमी के कारण। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अब हमारे यहाँ पानी जो है वो आपका भाई सामान्य तौर पर औसत वर्षा आपकी 112 सेंटीमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरता है। इसीलिए हमारे यहाँ कैसे वन देखने को मिलेंगे भाई? आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, अब समझिएगा, इस पर्णपाती में भी अगर हम देखें तो भाई आपको जो है वो 3 प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, 3 प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा होगा? पहला तो होगा आपका आर्द्र पर्णपाती वन या जिसको हम अर्ध पर्णपाती वन भी कहते हैं या जिसको हम क्या कहेंगे भाई? आपका सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन से मिलेंगे? आपको पर्णपाती वन ही मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। और तीसरे कौन से मिलेंगे भाई? आपको शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे या अगर हम बात करें तो कौन से हो जाएंगे भाई? आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये 3 ध्यान रखना। ठीक, अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी क्या होगी? हमारे यहाँ कौन से वन मिलेंगे? पर्णपाती मिलेंगे। पर्णपाती में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ध्यान रखना, जो है वो सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपका डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा और तीसरा आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा आर्द्र, दूसरा हो जाएगा पर्णपाती और तीसरा हो जाएगा आपका क्या भाई? शुष्क वन हो जाएगा। और भाई ध्यान रखना, कभी कभी इनके नाम के आगे आपको जो है वो उष्ण कटिबंधीय लिखा हुआ मिलेगा या ट्रॉपिकल लिखा हुआ मिलेगा।
रखिएगा। और मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल किसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक के बीच का जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। और भाई ये हमारे जो फॉरेस्ट पड़ते हैं ट्रॉपिकल एरिया में पड़ते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक, अब तो ध्यान रखना कि आपको एक लाइन कॉमनली तीनों में ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसमें 3 प्रकार होगा, एक तो पर्णपाती वन ही हो जाएगा, दूसरा अर्ध पर्णपाती वन और तीसरा शुष्क पर्णपाती वन। अब समझना कि यहाँ पर ये तीनों जो हैं इनके आधार क्या है, जलवायु। और जलवायु में हमने क्या देखा भाई, वर्षा आपकी होती है। अब समझना भाई, मैंने कहा कि भाई मैं पागल हूँ, ठीक हूँ नहीं वास्तविकता में, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं पागल हूँ और मैं आधा पागल हूँ, अब इन दोनों स्थिति में ज़्यादा बेहतर स्थिति कौन सी है, आधा पागल वाली स्थिति। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक है आपके पर्णपाती और दूसरे कौन से है आपके अर्ध या आर्द्र पर्णपाती। अब ध्यान रखिएगा, पत्ते क्यों गिर रहे हैं, पानी की कमी की वजह से। तो भाई ये अपने आधे पत्ते गिरा रहे हैं, मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि तो पूरे गिरा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पर कौन से हो जाएंगे भाई, आपका ध्यान रखना, वहाँ पर आपके सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएंगे या आपके अर्ध पर्णपाती वन हो जाएंगे। जहाँ पर अपेक्षाकृत औसत या कम पानी होगा वहाँ पर पर्णपाती वन हो जाएंगे, और जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर भाई एरिया कैसा होगा आपका, शुष्क होगा, ड्राई होगा, तो वहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाई जाएगी। चलिए ये समझ में आया। अब मुझे ये बताइए कि इस एरिया में कौन से फॉरेस्ट मिल सकते हैं, सेमी डेसिडुअस मिल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई लगभग ये जो आपका एरिया है यहाँ कौन से मिलेंगे, डेसिडुअस मिलेंगे, और भाई ये जो आपका एरिया यहाँ क्या मिलेंगे, ड्राई डेसिडुअस। हो गया याद कि भाई आप जैसे जैसे जहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा मध्य प्रदेश में वहाँ आर्द्र मिलेंगे, उसके बाद जहाँ सामान्य वर्षा वहाँ पर्णपाती, और जहाँ कम वर्षा वहाँ पर क्या मिलेंगे भाई, आपको शुष्क वन देखने को मिलेंगे। अब इनको एक एक करके जो है समझेंगे। ठीक, चलिए दूसरा अगर हम देखें तो भाई आपका जो है सेकेंड हमने क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखा था भाई, दूसरा हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो देखा था आपका रीजनल बेस पर या आपका क्षेत्रीय आधार पर। ठीक, तो ध्यान रखना, तो भाई अगर हम रीजनल बेसिस पर बात करें या क्षेत्रीय आधार पर बात करें तो क्षेत्रीय आधार पर हमारे पास कौन कौन से वन देखने को मिलेंगे। अब क्षेत्रीय आधार मतलब क्या हो गया समझना, क्षेत्रीय आधार मतलब हमारे यहाँ कुछ फॉरेस्ट बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, कुछ फॉरेस्ट बेल्ट मिलते हैं, मतलब कुछ वन की पट्टियाँ मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में तो वन देखने को हमको मिल नहीं रहे हैं भाई, कहाँ मिल रहे हैं, एक हमको देखने को मिल रहा है इस वाले एरिया में, सतपुड़ा वाला रीजन जो आपका हो गया, एक हमको लगभग इस एरिया में देखने को मिल रहा है, और एक हमको श्योपुर वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। तो ये 3 आपके मध्य प्रदेश में मेनली क्या है भाई, आपके वन क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, पहला जो आपका वन क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्रीय आधार पर भी आपके 3 जो है वो कैटेगरी है। पहला ध्यान रखना, पहला जो आपका टाइप है वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका मध्य भारत। ठीक, तो ध्यान रखना, पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो कौन सा हो जाएगा, मध्य भारत, या इसको ध्यान रखिएगा आपका मुरैना शिवपुरी बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, मध्य भारत बेल्ट, या अगर हम बात करें मुरैना शिवपुरी बेल्ट, इसको जो है वो कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे आधार की अगर हम बात करें तो दूसरा आधार हो जाएगा आपका विंध्यन कैमूर फॉरेस्ट एरिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आधार क्या हो जाएगा भाई, आपका विंध्यन कैमूर फॉरेस्ट एरिया। ठीक, और तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा आधार हो जाएगा आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज वाला एरिया या सतपुड़ा मैकाल बेल्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपको आपस में लिंक करना है। आपने जलवायु पढ़ी हुई है और आपने जलवायु पढ़ी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में कौन से वन मिलने की संभावना होगी ज़्यादातर, इनमें से बताइए। हमने एक देखा जलवायु के आधार पर, एक देखा क्षेत्रीय आधार पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो है वो आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज में जलवायु के आधार पर कौन से बेल्ट मिल आपका जो है संभावना मिल, सेमी डेसिडुअस, क्योंकि भाई यहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है। अगर मैं पूछूं मुरैना शिवपुरी में तो कौन से मिलेंगे भाई, आपको शुष्क पर्णपाती मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या गिरता है भाई, कम गिरता है। और विंध्यन कैमूर में सामान्य पानी गिरता है, इसलिए यहाँ पर कैसे मिल सकते हैं भाई, आपको पर्णपाती वन देखने को मिल सकते हैं। तो हो गए दोनों लिंक की, नहीं हो गए, क्लियर है ये पॉइंट।
सिंपल चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और होती है वनों की सघनता, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने आपके फॉरेस्ट हैं। अब सिंपल बात है, जहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर क्या होंगे भाई, आपके डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे भाई, आपको सघन वन देखने को मिलेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है वो कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे भाई, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। विंध्यन कैमूर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मीडियम डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। या अगर हम बात करें तो क्या मिलेंगे भाई, आपका मध्यम सघन वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ये आपके और यहाँ पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, तो वनों की सघनता ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर कैसे वन देखने को मिल सकते हैं भाई, आपको यहाँ पर आपको विरल वन देखने को मिल सकते हैं, या यहाँ पर आपको जो है वो रेयर फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें क्या है भाई, आपकी जुड़ी हुई हैं। आप जलवायु का आधार समझ गए, आपने बेल्ट याद कर लिया, तो आप इनको आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब इन दो की पहले बात करते हैं। ठीक, इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी ध्यान रखना, तीसरी हमने देखी कि भाई प्रजाति के आधार पर तीन है, एक है आपका साल, दूसरा है आपका सागौन, और तीसरा ध्यान रखना तीसरी कैटेगरी कौन सी है भाई, आपकी मिश्रित वन की कैटेगरी है। तो पहला आपका जो है वो साल वन हो गया, दूसरा आपका सागौन या टीक फॉरेस्ट हो गए, और तीसरा कौन से हो जाएंगे भाई, आपके मिक्स्ड फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें एक चौथी कैटेगरी की बात करें, तो भाई ध्यान रखना चौथी कैटेगरी जो होगी, ये चौथी कैटेगरी अगर हम देखें तो आपका प्रशासनिक आधार पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब हम प्रशासनिक आधार पर बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें, तो प्रशासनिक आधार पर आपको तीन प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। एक वन देखने को मिलेगा आपको आरक्षित वन, या जिसको हम क्या कहेंगे भाई, आपका रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, तो ध्यान रखना एक देखने को मिलेगा आरक्षित वन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा संरक्षित वन देखने को मिलेगा, या अगर हम बात करें तो आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा आपको जो है वो अवर्गीकृत वन देखने को मिलेगा, या जिसको हम कहेंगे भाई आपका अनक्लासिफाइड। ध्यान रखिएगा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आप जिसको हम कहेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो आपका जो है ये हमने देख लिए जलवायु के आधार पर तीन है, कौन कौन से। तो अगर हम पूरे नाम की बात करें तो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडिवस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऐसी क्षेत्रीय आधार पर मध्य भारत बेल्ट हो गया, विंध्यन कैमूर बेल्ट हो गया, और सतपुड़ा मैकाल बेल्ट हो गया। इसके बाद प्रशासनिक आधार पर आरक्षित, संरक्षित और आपका अवर्गीकृत हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, दूसरा कंजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाएगा, तीसरा ध्यान रखना अनक्लासिफाइड हो जाएगा, चौथा आपका प्रजाति के आधार पर ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे आपके कौन से, साल, सागौन और मिश्रित। और चौथा अगर हम वन विभाग के अनुसार बात करें तो भाई तीन कैटेगरी ध्यान रखना, एक तो हो जाएंगे आपके स्टेट फॉरेस्ट, या अगर हम बात करें तो भाई राजकीय वन। ठीक, दूसरे ध्यान रखिएगा दूसरे हो जाएंगे आपके निगम वन। ठीक, और तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरे आपके जो हैं वो निजी वन हो जाएंगे, आपका जो है प्राइवेट फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम वन विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना वन विभाग के अनुसार जो है वो राजकीय वन हो गए जो राज्य के अंडर में आते हैं, दूसरा आपके निगम वन हो गए। ठीक, निगम वन आपके मतलब जो म्युनिसिपल फॉरेस्ट आपके जो होते हैं, ये जो होते हैं आपके नगर निगम वगैरह के, या जो आपकी कोई संस्था है ऐसी उसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा ध्यान रखिएगा निजी वन। निजी वन किस में आएंगे भाई आपके, अगर आपकी प्राइवेट भूमि है और उस पर अगर आपने फॉरेस्ट लगाए हुए हैं तो वो किस में आ जाएंगे भाई आपके निजी वन में आ जाएंगे। तो ये हमने क्या देखा भाई आपका क्लासिफिकेशन देखा। अब इन क्लासिफिकेशन को हम क्या करेंगे भाई आपका एक एक करके जो है वो समझ लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा यहीं पर समझा दूँ, डिटेल में मैंने आपको आगे दिया है तो डिटेल पढ़ने के लिए आपके काम आएगी, लेकिन हम यहाँ पर मेनली आपका जो है वो साफ साफ यहाँ पर जो है वो थोड़े थोड़े में चीज़ों को समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके आधार पर भाई, ध्यान रखना जलवायु के आधार पर। और जलवायु के आधार पर हमने देखा पहला टाइप कौन सा भाई, मैं केवल यहाँ पर अब शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, क्लियर है। पहले हमने देखा ट्रॉपिकल सेमी डेसिडिवस फॉरेस्ट, या अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, तो हमने पहले कौन सा देखा भाई आपका
आर्द्र या अगर हम बात करें तो आपका अर्ध पर्णपाती वन देखा। अब हम देखते हैं कि इस अर्ध पर्णपाती वन में क्या क्या चीज़ें हमको जो है वो देखनी है। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना, अर्ध पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या देखिएगा कि भाई अगर हम बात करें तो ये किस एरिया में रहेंगे, जहाँ पर मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत आपका ज़्यादा पानी गिरता है। और मध्य प्रदेश में ज़्यादा पानी मतलब कितना, जहाँ पर वर्षा या रेनफॉल कितना हो, तो भाई ध्यान रखिएगा 100 से जो है वो कितना हो भाई आपका 150 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर वर्षा कितनी होती हो भाई आपका 100 से 150 सेंटीमीटर होती हो, वहाँ पर ध्यान रखना क्या हो जाएगा भाई आपका जो है वो अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद इनका परसेंटेज ध्यान रखना भाई, ये जो आपका है लगभग 8.97% पर फैले हुए हैं। ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग आपका जो है वो 8.9 जो आपका परसेंटेज है ये किसका हो जाएगा भाई आपका अर्ध पर्णपाती वनों का हो जाएगा। ठीक, तो भाई ध्यान रखना कि भाई आपका टोटल फॉरेस्ट का जो है वो कितना हो जाएगा भाई आपका 8.97 भाग पर क्या फैले होंगे भाई आपके ये अर्ध पर्णपाती वन फैले होंगे। और तीसरा अगर हम बात करें तो भाई इसमें आपको जो है वो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना जहां पर ज़्यादा पानी गिरेगा वहां पर साल देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको सागौन भी देखने को मिलेगा। तो साल और सागौन जो है वो आपके मेनली हो जाएंगे। इसके बाद भाई आपको जो है जहाँ पर अधिक पानी गिरता है वहाँ पर आपको बांस भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना बैम्बू हो जाएगा, बांस हो जाएगा। इसी क्षेत्र में आपको महुआ के वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका महुआ हो जाएगा। और अगर हम एक संभावित क्षेत्र की बात करें तो भाई आपका जो मध्य प्रदेश का दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है, ठीक ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश वाला जो आपका बेल्ट है यहाँ पर आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे भाई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाकर देखें तो भाई मध्य प्रदेश के मैप में आपको जो है जो भाई दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर आपको जो है वो कौन से मिलेंगे भाई आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा लगभग ये जो आपका एरिया रहेगा, ठीक, चलो लगभग ध्यान रखना ये जो आपका एरिया है यहाँ पर कैसे मिलेंगे, तो भाई ध्यान रखना आपका जो है वो अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरा जो आपका नाम है वो हमने देखा कौन सा भाई पर्णपाती वन, या अगर हम बात करें तो भाई आपका डेसिडियस फॉरेस्ट की हमने जो है वो बात की। और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आपका पानी क्या गिरता हो भाई कम गिरता हो। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में आपको जो है क्या देखने को मिलेंगे भाई पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे या डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और लगभग ये जो है वो आपका 88.65% परसेंटेज पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब ये डेटा ध्यान रखना। ठीक, अर्ध पर्णपाती वन कितने में भाई आपका 8.97% में, ये डेटा अलग से कहीं लिखते हुए चलना। ठीक, पर्णपाती वन कितने में है भाई आपका 88.65% में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो भाई आपको जो ये विंध्यन कैमूर वाला रेंज है और जो मध्य सतपुड़ा वाला आपका जो रेंज है यहाँ पर क्या मिलेंगे भाई आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो भाई आपका विंध्यन क्षेत्र हो गया, या अगर हम बात करें आपका जो रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है वो हो गया, और आपका जो मध्य सतपुड़ा है वहाँ पर आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग ये जो आपका पर्टिकुलर एरिया है इस एरिया में आपको कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आप बोलेंगे सर 88% बता रहे हैं, भाई ध्यान रखिए हम 80 फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस एरिया में पूरे में तो वन होंगे नहीं, केवल इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं यहाँ वन है कहीं यहाँ वन है, इस एरिया में थोड़े थोड़े वन आपके ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ पूरे एमपी में वन थोड़ी ना, हम भाई पूरा देखेंगे तो 25% पर वन है हमारे यहाँ, तो हम उसमें से आपका काउंट कर रहे हैं कि ये जो आपका एरिया है यहाँ पर पर्णपाती, ये जो आपका दक्षिण पूर्वी एरिया है यहाँ पर अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो भाई ध्यान रखना सागौन आ जाएगा।
इसलिए आप देखेंगे छिंदवाड़ा में क्या है भाई, आपके सागौन के जो हैं वो, सॉरी जो बैतूल है आपका, वहाँ पर सागौन के फर्नीचर की बात हो रही है, हमने उडीयूपी में देखा। ठीक, तो ध्यान रखना सागौन यहाँ पर क्या हो गया, मेनली आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर आपको नीम मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा। ठीक, तो यहीं पर आपको नीम देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको जो है वो शीशम देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको पीपल देखने को मिल जाएगा। ये क्या है भाई, आपके जो है इसके जो है वो आपके प्रमुख फॉरेस्ट हो जाएंगे। और भाई हमने इसका क्या देख लिया भाई, आपका एरिया भी देख लिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। आगे अगर हम बात करें तो तीसरी कैटेगरी हमने कौन सी देखी, तीसरी कैटेगरी हमने देखी जहां पर आपको क्या मिलेंगे भाई, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, या जहां पर आपको जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई हमको क्या क्या याद रखना है, तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर ये आपके फॉरेस्ट ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर क्या गिरता हो भाई, आपका 50 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता हो। दूसरा ध्यान रखना कि अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो भाई इनका परसेंटेज लिख लीजिएगा, ये लगभग 2.38% में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए 2.38% भाग पर देखने को मिलेंगे। तो भाई ये आप जो हैं वो सभी ये एक साथ कहीं ऊपर लिख लेना। ठीक, कि भाई आपका जो है वो अर्ध पर्णपाती 8.97, सबसे ज़्यादा कौन से भाई आपके पर्णपाती 8.6, आपका जो 65, और तीसरे नंबर पर कौन से हो जाएंगे आपके ड्राई डेसिडियस हो जाएंगे, 2.38% पर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जहाँ पर आपका भाई क्या गिर रहा है, कम पानी गिर रहा है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है या जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें तो भाई आपका जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए अगर आपको ये मैप याद है तो लगभग आप जिले बता सकते हैं कि भाई श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी वाला जो बेल्ट है यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, हमको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चलिए और इसके अंतर्गत आपके प्रमुख जो है वो पेड़ कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको जो है वो बबूल देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिए बबूल हो गया। यहीं पर अगर हम देखेंगे तो शीशम हो जाएगा। यहीं पर हम देखेंगे तो भाई आपको तेंदू पत्ता भी देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको हर्रा वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है लगभग ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये 3 कैटेगरी याद हो गई। अब इसमें देखो मुझे केवल ये लगता है कि आपको केवल याद करना है ये, बाकी तो आपको खुद लिंक हो गया होगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब ध्यान रखना जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता वहाँ पर साल मिलेगा, सागौन कम पानी में भी हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप साल वनों की अधिकता की बात करेंगे तो ये वाला जो आपका एरिया है ना जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है, यहाँ पर आपको साल देखने को मिलेगा। यहाँ पचमढ़ी वाला एरिया जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है यहाँ पर आपको साल देखने को मिलेगा। और भाई बाकी जगह पर आपको सागौन भी, यहाँ साल सागौन दोनों देखने को मिलेंगे और बाकी जगह पर आपको सागौन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना साल और सागौन दोनों आपके जो है ज़्यादा पानी में होते हैं, लेकिन साल को थोड़ा ज़्यादा पानी आपका चाहिए सागौन की अपेक्षा। मतलब जहां ज्यादा पानी गिरेगा वहां पर साल हो जाएगा। तो यहां पर केवल ये 3 डेटा ध्यान रखना भाई साहब कि ये 3 डेटा आपका 2.38% में शुष्क है, 88.65% पे आपका डेसिडुअस पर्णपाती है और 8.97 पर क्या हो जाएगा भाई आपका जो है वो अर्ध पर्णपाती वन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, चलिए तो ये आपका एक पूरा एरिया पर्टिकुलर हो गया। ठीक, चलिए अब इस पे आगे अगर हम देखें तो भाई अगला आपका जो है वो क्या देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक, चलिए ये मिट्टा का ही नहीं भाई, चलिए ओके। चलो अगला लिख लेना, किसके आधार पर हो जाएगा भाई, अगला जो आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाई हमने देखा रीजनल बेसिस पर या प्रादेशिक आधार पर। ठीक, तो ध्यान रखना अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रादेशिक आधार पर। तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए
अगला अगर हम बात करें तो अगला क्लासिफिकेशन जो है वो आपका प्रादेशिक आधार पर होगा। और हमने देखा कि भाई प्रादेशिक आधार पर अगर हम बात करें या आपका रीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो रीजनल बेसिस पर अगर हम देखें तो हमने जो है वो आपके टोटल 3 देखे हैं। पहला कौन सा देखा भाई हमने, पहला देखा हमने मुरैना शिवपुरी बेल्ट जिसको हम कह सकते हैं, या इसी को हमने क्या नाम दिया भाई आपका मध्य भारत बेल्ट दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। दूसरा डेंसिटी के आधार पर अगर हम बात करें तो भाई शुष्क वन है, मतलब पत्तियाँ कम है, तो भाई कैसे होंगे आपके रेयर फॉरेस्ट होंगे, या अगर हम बात करें तो भाई आपके विरल वन होंगे। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति के वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलते होंगे तो भाई तेंदुपत्ता हो गया, ठीक, फिर आपका बबूल हो गया, हर्रा हो गया, शीशम हो गया, पलाश हो गया। ये जो हमने किस में देखे थे भाई, शुष्क वनों में देखे थे, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए दूसरा हमने बेल्ट देखा था कौन सा भाई, दूसरा हमने देखा था, अच्छा यहाँ पर बताना तो नहीं ना, विंध्य आपका जो है आप देखेंगे अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं तो इस मध्य प्रदेश के मैप में आपको ये बेल्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के मैप में जो है वो ये बेल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक, ये एरिया कौन सा हो जाएगा भाई, ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका मुरैना शिवपुरी बेल्ट, या अगर हम बात करें आपका मध्य भारत बेल्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। दूसरा हमने कौन सा देखा, तो भाई दूसरा हमने देखा आपका विंध्य कैमूर रेंज के हमने बेल्ट देखे, या विंध्य कैमूर बेल्ट हमने देखा। और भाई विंध्य कैमूर बेल्ट में हमने क्या देखा, विंध्य कैमूर बेल्ट में हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, अधिकांशतः तो सामान्यतः पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ सामान्य तौर पर, ऐसा नहीं कि पूरे ही पर्णपाती हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना सामान्यतः जो है वो आपका पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भाई यहाँ पर कैसे वन होंगे, तो आपको यहाँ पर मध्यम सघन वन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई आपका पानी क्या गिरता है, सामान्य गिरता है, और भाई आपका जो है वो पर्णपाती वन यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका मध्यम सघन वन जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना। और ये आपका कैसा बेल्ट हो जाएगा, तो भाई ध्यान रखना सागर दमोह के आसपास वाला जो आपका एरिया है, लगभग अगर हम बात करें तो आपको इस एरिया में जो है ये बेल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक बेल्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया, दूसरा बेल्ट आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, दूसरा फॉरेस्ट का बेल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट बेल्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंध्यन कैमूर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा विंध्यन कैमूर बेल्ट आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। ये पूरा एरिया जो है वो किसका है भाई, आपका विंध्यन कैमूर बेल्ट का हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जो है वो हमने तीसरा कौन सा देखा, तीसरा देखा भाई आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज या सतपुड़ा मैकाल बेल्ट देखा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग आपको सतपुड़ा मैकाल बेल्ट में जो है या सतपुड़ा मैकाल जो आपका वन क्षेत्र है, इसमें लगभग ये पूरा एरिया जो है वो आपका क्या है भाई आ जाएगा। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि भाई आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा एरिया हो गया भाई आपका सतपुड़ा मैकाल वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है वो अर्ध पर्णपाती, ठीक, और साथ ही साथ में कैसे भाई आपको पर्णपाती दोनों प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो मध्यम सघन से लेकर भाई आपको सघन वन तक देखने को मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको भाई क्या क्या देखने को मिलेगा, साल देखने को मिलेगा, सागौन वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये 3 चीज़ें याद हो गई, तीनों चीज़ें याद हो गई, मतलब दोनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। कुछ भूलने का तो नहीं है इसमें, केवल वहाँ पर डेटा के अलावा डेटा आपको याद करना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ आपको याद करनी है अगर आप समझते हुए चीज़ों को चल रहे हैं तो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना
अगला जो आपका वर्गीकरण हो जाएगा भाई साहब, वो वर्गीकरण किसके आधार पर हो जाएगा? आपका प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर वर्गीकरण हो जाएगा। और हमने देखा था यहाँ पर टोटल 3 कैटेगरी थी। एक कौन सी थी? तो भाई आपका जो है वो आरक्षित वन हो जाएगा, या अगर हम बात करें आपका रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? आपका संरक्षित वन हो जाएगा, जिसको हम आपका कंजर्व फॉरेस्ट या आपका जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम कहेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई? आपका अवर्गीकृत वन हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? आपका अवर्गीकृत वन हो जाएगा। अब इसको जो है हम आपका आगे समझते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई आपका आरक्षित वन क्या कहलाते हैं? तो भाई ध्यान रखना भाई, यहाँ पर आरक्षित वन ऐसा जहाँ पर भाई आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा क्या हो भाई? आपके टाइट हो सरकार के। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें आरक्षित और संरक्षित दोनों लगभग सेम है, लेकिन आरक्षित जो वन होते हैं ना, ये क्या है? आपके रिजर्व रखे हुए, और रिजर्व है तो इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। दूसरा प्रोटेक्टेड है या क्या है भाई? आपके संरक्षित वन है। और संरक्षित वन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हमको जिनको संरक्षित करना है, मतलब ये नष्ट हो रहे हैं। और नष्ट हो रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मानवीय गतिविधियां हो रही होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके आरक्षित वन होते हैं, यहाँ पर आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सरकार के, वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं अपेक्षाकृत अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया के कंपैरिजन। ठीक, दोनों जगह सरकार के नियम कानून क्या होते हैं भाई? आपके लागू होते हैं। दोनों जगह आपका जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कठोर होते हैं, लेकिन आरक्षित जो हैं ये सरकार ने रिजर्व रखे हुए हैं कि भाई ये वन तो रिजर्व रहेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। ठीक, संरक्षित में ये है कि भाई जो है आपका, जैसे आप देखेंगे कुछ वन आपके जंगल है जहाँ पर भाई आपके ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जंगल हो जाएंगे, या आपकी कुछ बड़े जंगल एरिया है, इनको सरकार क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और तीसरा आपके अवर्गीकृत हो गए, मतलब जो ना आरक्षित में आते हैं और ना जो किस में आते हैं भाई? आपका रिजर्व में आते हैं, या आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं या अवर्गीकृत वन है, जिनमें आपका लगभग जो है वो सामान्य नागरिक को कुछ अधिकार, या अधिकार तो नहीं, कुछ मतलब आपका लिबरेशन जो है वहां पर होती है। चलिए तो इनको हम देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वन की या रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो भाई ध्यान रखना यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? सरकार के सुपरविजन पर ये काम करते हैं। चलिए ठीक, तो ध्यान रखना कि सरकार के क्या भाई? आपका सरकार के अधीन जो है वो आपके वन होते हैं, या सरकार की निगरानी में ध्यान रखिएगा आपके वन होते हैं। यहाँ पर नियम क्या होते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, नियम जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या नियम क्या होते हैं भाई? आपके बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कुछ गतिविधियाँ, जैसे भाई लकड़ी काटना हो गया या पशुओं को चराना वगैरह हो गया, ये सब क्या माना जाता है भाई? आपका एक ऑफेंस माना जाता है, पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, या अगर हम बात करें तो एक दंडात्मक अपराध माना जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई इनको जो है वो काटना, या इस क्षेत्र में अगर हम बात करें आपका एनिमल ग्रेजिंग करना, पशुचारण वगैरह करना, ये सब क्या माना जाता है भाई? आपका दंडनीय अपराध या पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब मेन डेटा जो आपको याद रखना है, देखो ये चीज समझ में आ गई तो फिर ये 2 पॉइंट याद नहीं करने पड़ेंगे। ये क्या है? रिजर्व ज्यादा कठोर हो गए, और संरक्षित क्या हो गए? जहां पर नियम इसके अपेक्षाकृत कठोर तो है लेकिन कम कठोर है। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना, जो यहाँ पर मेन बात याद रखनी है, ये जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं भाई, ये रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा आपका लगभग 65.36% पर है। ठीक, तो ध्यान रखना लगभग 65.36% भाग पर कौन से फॉरेस्ट हैं? तो ध्यान रखिएगा आपके जो है आरक्षित वन है। इतने फॉरेस्ट हमने रिजर्व करके रखे हैं। अगर 100% फॉरेस्ट में से देखें तो भाई आपके 65.3% आपके जो है वो फॉरेस्ट। अब ध्यान रखो, जो नेशनल पार्क वगैरह होता है, जो सेंचुरी वगैरह होती है, यहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह नहीं काट सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो सरकार ने क्या किया है? इनको रिजर्व
रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी छेड़खानी या कोई भी आपकी मानवीय गतिविधि जो है वो क्या है भाई, आपका जो है वो अलाउ नहीं होती है। अब ध्यान रखना, ये तो परसेंटेज में हो गया। कई बार एरिया जो है वो आपका क्षेत्रफल में पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इसका लिख लीजिएगा 61886। ठीक, अगर हम बात करें तो 61,886 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान रखना 61,886 वर्ग किलोमीटर पर जो है ये फैला हुआ। देखो अब आप करना क्या, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए ना, वैसे ही आप एक पेज लेना और उस पेज में परसेंटेज लिखना कि भाई जहाँ पर हमने देखा ट्रॉपिक आपका जो है डेसिडुअस कितने परसेंटेज पर है, सेमी डेसिडुअस कितने परसेंटेज पर है, फिर आपका ड्राई डेसिडुअस कितने परसेंटेज पर है, आरक्षित कितने प्रतिशत पर है, कितना एरिया है, आपका जो है संरक्षित कितने प्रतिशत पर है, कितना एरिया, ताकि यहीं पर आप कंफ्यूज हो गए। बाकी तो मुझे लग रहा है कि आप ये समझने वाला पार्ट है तो इसमें याद नहीं करना। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर हम बहुत महत्वपूर्ण बात करें तो भाई ये डेटा आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और अक्सर सवाल आपका यहीं से आता है। ठीक, चलिए दूसरा हो गया आपका संरक्षित वन हो गए। अब संरक्षित वन की बात करें तो भाई ध्यान रखना, संरक्षित वन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है नियम क्या होंगे भाई, आपके कठोर तो होंगे। ठीक, ध्यान रखना, लेकिन अगर हम बात करें तो भाई आपका आरक्षित से कम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा रिजर्व फॉरेस्ट से कम जो है वो आपके क्या होंगे भाई, यहाँ पर नियम कठोर होंगे। ये भी रहेंगे किसकी निगरानी में भाई, आपका सरकार के सुपरविजन पर रहेंगे, या सरकार क्या करेगी भाई, इसकी निगरानी करेगी। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर भी आपका जो है वो लकड़ियों को काटना वगैरह, पशुचारण वगैरह क्या रहेगा भाई, आपका जो है वो अपराध रहेगा। या अगर हम बात करें अंडर लाइसेंस, या आपका जो लाइसेंस के साथ होता है ना कि भाई आप जो है यहाँ पर वनों को काटने के लिए किसी कंपनी को लाइसेंस वगैरह दे दिया, या वन उत्पाद के लिए हमने कुछ दे दिया, तो यहाँ पर आपका जो है वो एक तरीके से जो है वो आप लाइसेंस के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इनका परसेंटेज ध्यान रखना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबके परसेंटेज ही ज़्यादा है। और भाई ये सवाल लगातार आपके हर साल आते हैं, जैसे एक साल सागौन का पूछ लिया है ना, तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत पर कितना डेटा है एटलीस्ट आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो लगभग आपको 32.84% पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना 32.84% पर आपको जो है प्रतिशत भाग पर क्या देखने को मिलेंगे भाई, संरक्षित वन देखने को मिलेंगे। और इसको अगर आप एरिया के हिसाब से देखेंगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा भाई, 31,098। ठीक, 31098 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान रखना 31,098 वर्ग किलोमीटर पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, संरक्षित वर्ग वन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलो इसके बाद तीसरा क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका अवर्गीकृत वन हो गया। अवर्गीकृत वन, अब सिंपल बात है कि भाई इनका हमने वर्गीकरण किसी में भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो आपके नियम वगैरह होते हैं वो आपके शिथिल या लिबरल होते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो भाई लकड़ी वगैरह काटना या भाई लकड़ी को एकत्र करना या पशुचारण वगैरह करना, ये सब क्या होता है भाई, आपका जो है वो अलाउ होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो वुड कटिंग वगैरह जो है वो आपका, या लकड़ियों को इकट्ठा करना, उत्पादों को इकट्ठा करना जो है वो अलाउ होता है। और ये भाई आपके बहुत कम एरिया पर पाए जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपका 1.80 स्क्वायर किलो जो आपका 1.80% पर मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना ये कितने प्रतिशत पर हमको देखने को मिलेंगे, तो भाई ध्यान रखना ये हमको जो है वो आपका 1.80% पर जो है वो देखने को मिलेंगे। और एरिया के हिसाब से अगर आप बात करें तो 1709 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखना। अब आप इसका टोटल भी ध्यान रखना। ठीक, अगर आप इनको देखेंगे कि भाई आप जो है कितना भाई 61,886, इसके बाद दूसरा हो गया आपका कितना भाई जो है वो 31,000 जो है वो आपका 98 हो गया, और तीसरा जो है वो 1709 हो गया। इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे या इन तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों परसेंटेज मिला के तो 100% हो गया। अब ये तीनों एरिया अगर हम बात करें तो ध्यान रखना हो जाएगा आपका 94689। कितना हो जाएगा भाई आपका 94689, 94,689, 94,689 हो जाएगा। और ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया,
ये हमने कुछ फॉरेस्ट पढ़े और ये क्या हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा भाई आपका मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक, जिसको हमने आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में क्या किया हुआ है भाई आपका बांटा हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए ठीक, तो ये एक और क्लासिफिकेशन आपका हो गया। ठीक, चलिए अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम आपका और देख लेते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट, चौथा तो मैंने आपको बता दिया, चौथे में कुछ आपका ऐसा परसेंटेज वाला है नहीं भाई। आपका एक हो गया राजकीय वन जो सीधे राज्य के अंडर में आएंगे, दूसरा आपके निगम वन जो आपके स्थानीय आपके जो निकाय होते हैं, जो आपका लोकल बॉडीज होती है उसके अंतर्गत आते हैं, और तीसरा आपके जो है वो निजी वन हो गए जो आपके निजी भूमि पर होते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका जो है एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसमें हमने देखा आपका साल सागौन की जो कहानी हमने देखी। ठीक, चलिए तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि भाई आपका प्रजाति के आधार पर, ठीक, तो ध्यान रखना प्रजाति के आधार पर हमने देखा पहला तो आपका सालवन, ठीक, दूसरा कौन सा देखा भाई आपका सागौन वन देखा, या अगर हम बात करें तो आपका टीक फॉरेस्ट देखा, तीसरा हमने कौन सा देखा भाई आपका मिश्रित देखा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना मिश्रित, और चौथा एक आएगा आपका ओपन एरिया। देखो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, दो चीज़ें हैं, जैसे आपने कई जगह देखा हुआ कि भाई ये भूमि रेलवे की है, ये भूमि वन विभाग की है, ये भूमि खनिज विभाग की, ऐसा देखा है। या जहाँ पर आपका रेलवे लाइन होती है उसका थोड़ा बहुत एरिया, आसपास का एरिया किसका होता है भाई आपका रेलवे का होता है। अब वहाँ पर पटरी तो नहीं बिछी हुई है, बिछी है क्या? नहीं बिछी हुई है। ठीक, अब या फिर आप सिंपल समझिएगा कि हमने क्या कर दिया कि भाई एक एरिया जो है वो हमने नोटिफाई कर दिया कि भाई इस एरिया में या इस 10 एकड़ को जो है वो हमने एक स्कूल की भूमि के रूप में क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि यहाँ पर क्या बनेगा, आपका स्कूल बनेगा। अब वो एरिया आपका स्कूल की भूमि के रूप में क्या हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, भले ही वहाँ पर स्कूल बना हो या नहीं बना हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना दो चीज आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जो बार बार आएगा, वो होगा आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक, तो ध्यान रखना क्या हो गया भाई आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा एरिया जो सरकार के डेटा में किसके रूप में रिकॉर्ड हो भाई आपका वन के रूप में रिकॉर्ड हो। अब चाहे वहां पर वन हो या ना हो। जब आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे फिर आपको आएगा कि भाई फॉरेस्ट कवर आ गया तो ऐसा एरिया जहां पर आपके जंगल हो, फिर आएगा ट्री कवर तो ऐसा एरिया जहां पर आपके वृक्ष हो, तो वो एक अलग रिपोर्ट हो गई। ठीक, जहां पर हम वनों को काउंट करेंगे। ठीक, लेकिन यहां पर ध्यान रखना अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब ऐसा एरिया जो मध्य प्रदेश के डेटा में या वन विभाग के डेटा के अनुसार वन भूमि के रूप में चिन्हित है। अब वहां पर आपके वन हो या ना। ठीक, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है भाई, तो 94689। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ रिकॉर्डेड एरिया कितना है, तो भाई आपका 94689 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखना, इन पे कंफ्यूज मत होना। जब आप पढ़ेंगे क्या, जब आप पढ़ेंगे भाई, आप जब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे या आपका जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपको जो है ये एरिया लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहां पर वो देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर। ठीक, तो जब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तो मैं आपको ये समझाऊंगा ही। अभी यहाँ पर समझना कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है हमने देखा एक वन है साल प्रजाति के, दूसरे वन है सागौन प्रजाति के, तीसरे हैं मिश्रित प्रजाति के, और चौथे हैं आपके ओपन, या जिसको हम क्या कहते हैं भाई ध्यान रखना, इसको आप ओपन फॉरेस्ट कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं भाई रिक्त भूमि। मतलब ऐसी भूमि जो क्या हो भाई आपकी अभी
रिक्त हो। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना, अगर हम साल प्रजाति के वन की बात करें तो हमने बात किया था कि भाई मध्य प्रदेश का जो आपका ये पूर्वी क्षेत्र है जहां पर ज्यादा पानी गिरता है वहां पर क्या देखने को मिलेगा भाई, आपको साल अधिक देखने को मिलेगा। तो भाई ध्यान रखना, अगर हम साल की बात करें तो लगभग 4.15 एरिया में आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, लगभग जो है वो आपका 4.15% पर आपको साल वन देखने को मिलेंगे। और भाई ध्यान रखना, इसका एरिया अगर आप बात करें तो भाई कितना हो जाएगा, जो है वो आपका 3982 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो डेटा लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें आप ऑप्शन देखकर टिक कर लोगे, लेकिन डेटा आपको याद रखना है, डेटा आपको पहचानना पड़ेगा। और उनको भी पता है कि यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होगा, इसलिए डेटा आपको दिया जाता है। तो एक सारे डेटा को एक जगह पर आप जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए, और ध्यान रखना कि भाई अब अगर हम बात करें तो ये आपको जो साल फॉरेस्ट हैं ये किस एरिया में देखने को मिलेंगे। तो सिंपल बात है भाई, जहां पर आपको ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। ज़्यादा पानी मतलब कौन सा हो गया भाई, बालाघाट वाला एरिया हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपको जो है वो छिंदवाड़ा वाला एरिया हो गया। फिर अगर हम बात करें मंडला हो गया, ठीक, मंडला, शहडोल हो जाएगा, सीधी हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो क्या देखने को मिल रहा है भाई, ध्यान रखना, सीधी वाला जो आपका एरिया हो गया, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट वहाँ मिल रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरने देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ जलवायु के हिसाब से तो किस प्रकार के वन हो जाएंगे भाई ये। अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जहां ज़्यादा पानी गिरता है वहां पर साल वन देखने को मिल रहा है, तो जलवायु के हिसाब से किस प्रकार के वन हो जाएंगे भाई, आपका ये सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, या ध्यान रखना आपके अर्ध पर्णपाती वन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लिंक कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक, चलिए, अगला है आपका सागौन। ये पीएससी में पूछा भी जा चुका है ना कि कितने प्रतिशत में मध्य प्रदेश में सागौन वन जो है पाए जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, लगभग 19.36% पर। ठीक, तो ध्यान रखना, लगभग 19.36% भाग पर क्या मिलते हैं भाई, आपको सागौन वन देखने को मिलेंगे। एरिया ध्यान रखना 18,332 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 18,332 वर्ग किलोमीटर एरिया में या स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको जो है वो सागौन वन देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भाई ये सागौन वन अगर हम देखें तो आपको किन पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे, जहां पर सामान्य बारिश वगैरह होती है। जैसे आप देखें तो भाई बैतूल में देखने को मिल जाएगा, ठीक, होशंगाबाद में देखने को मिल जाएगा या नर्मदापुरम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक, हरदा में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जबलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल जाएगा। रीवा सतना वाले क्षेत्र में आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, पन्ना जो आपका पन्ना वगैरह है, पन्ना दमोह वगैरह है, यहाँ पर भी आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, फिर अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना कि आपका अगला जो है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका मिश्रित जो है वो आपके वन हो जाएंगे। ठीक, इसकी भी जलवायु कैटेगरी ध्यान रखना, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में हो रहा है, इसीलिए किस में आ जाएगा भाई, आपका डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसके बाद मिश्रित वन ध्यान रखना, जहां पर बहुत सारे वन क्या है भाई, आपके कई प्रकार के वन जो है वो आपको मिश्रित होकर मिलेंगे। यहाँ पर साल प्रजाति के वन मिल रहे हैं, साल स्पीसीज के वन मिल रहे हैं, यहाँ पर सागौन प्रजाति के वन मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको मिश्रित प्रजाति के वन मिलेंगे। और भाई ये एरिया ध्यान रखना लगभग 58.49%। ठीक, तो ध्यान रखना मिश्रित जो आपके फॉरेस्ट हैं या आपका जो मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं वो 58.49% एरिया में हमको देखने को मिलेगा। और भाई ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसका एरिया अगर आप देखेंगे तो 55,436 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना 55,436 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये डेटा नहीं आ पा रहा है।
ठीक। तो अब जो आपका डेटा बचा, मतलब लगभग 18% जो आपका भूमि है, जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उसमें लगभग 18% भूमि क्या है भैया आपकी रिक्त है। मतलब 18% भूमि पर किसी भी प्रकार के वन नहीं है। और जब इसको आप जो है वो एरिया के हिसाब से देखेंगे तो आपका 16,989 जो है वो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका 16,989 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जो है वो आपको किसी भी प्रकार के वन देखने को नहीं मिलेंगे। रिक्त भूमि जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको आप रिक्त एरिया कह सकते हैं, वैकेंट एरिया कह सकते हैं, ब्लैंक एरिया कह सकते हैं। तो यह चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने जो है वो आपका डेटा देख लिया है। अब आप केवल करना कितना कि भाई आप जो है वो क्या कीजिएगा, एक जगह पर एक साइड में जो है वो सारे परसेंटेज और जो है वो डेटा लिख लेना, ताकि लास्ट टाइम पर आप क्या कर सकें भाई, रिवाइज कर सकें। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे कल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बेहतर तरीके से, है ना। चलिए, तो डेटा बस याद करना है, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, धन्यवाद।